ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को एकदम साइबर कैफे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, जो लोग साइबर कैफे रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है साइबर कैफे रिलेटेड तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इतना ज्यादा सिंपल है कि आपको ये वीडियो बकवास लग सकता है। साइबर कैफे ट्रेनिंग पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने जो देखा था प्रोजेक्ट फ्रंट पेज, उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो मेकिंग, कार्ड मेकिंग, बहुत कुछ हमने देखा था। अगर आपको वो सब देखना है तो पार्ट 1 का वीडियो आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। इधर देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है। तो इस पार्ट 2 में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल AEPS ID और AEPS में काम कैसे करते हैं, मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, बिल पेमेंट कैसे करते हैं, और कौन सा बैंक लेना चाहिए, मतलब कौन कौन से बैंक में क्या, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप AEPS सिस्टम या फिर मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फर्स्ट आ जाते हैं AEPS पे, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसकी मदद से आप कस्टमर का बैंक से पैसा विड्रॉल कर सकते हो आधार कार्ड से। ठीक है, तो कैसे होगा, आप कस्टमर के जो फिंगरप्रिंट है उससे भी आप कर सकते हो, या फिर आई स्कैनर के मदद से भी आप कर सकते हो पैसा विड्रॉल। तो इधर दो डिवाइस मेनली यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट डिवाइस और आई स्कैनर। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस बहुत सारा आता है मार्केट पे, मॉर्फो है, मंत्रा है और स्टारटेक है, बहुत सारा है। लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मॉर्फो का मैं फिंगरप्रिंट डिवाइस अभी यूज़ कर रहा हूँ। और मॉर्फो और मंत्रा में डिफरेंस क्या है, मतलब प्राइस का डिफरेंस है और बहुत सारा डिफरेंस तो है। मेनली जो है मंत्रा के फिंगरप्रिंट डिवाइस का जो DPI है, स्कैनिंग DPI, मतलब कितना ज़्यादा क्वालिटी अच्छा है, वो मंत्रा के थोड़ा कम है। लेकिन जो मॉर्फो है उसका बहुत ही ज़्यादा DPI है। इसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट होता है वो मॉर्फो पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आता है। तो इसकी वजह से मंत्रा पे अगर 1-2 बार दे रहे हो फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, लेकिन मॉर्फो पे एक चांस पे हो जाता है। ठीक है, तो मॉर्फो और मंत्रा प्राइस का डिफरेंस बहुत है। मंत्रा आपको 2500 रुपये शायद मिल जाएगा, लेकिन मॉर्फो लेने के लिए आपको 4000 तक का देखने को मिलेगा। प्राइस डिफरेंस सिर्फ इसके लिए कि इसका जो DPI है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मॉर्फो में। तो इधर मैं मॉर्फो यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मार्केट पे आ गया है आई स्कैनर। ठीक है, तो आई स्कैनर के मदद से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो अभी एक नया रूल आया है। तो अभी अगर आप एक साइबर कैफे शुरू करने जा रहे हो तो फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर आप खरीदने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना कि आप L1 डिवाइस लीजिए। ठीक है, तो L0 और L1 डिवाइस होता है, मॉर्फो और मंत्रा में भी होता है। मतलब जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो L0 है और L1 है। L1 है जो वो नया अभी लॉन्च किया है और यही चाहिए, क्योंकि जो आधार डिपार्टमेंट है, आधार डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो फिंगरप्रिंट है डिवाइस L0 डिवाइसेस ये अभी काम नहीं करेगा, आपको L1 डिवाइस लेना होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप नया खरीदने जा रहे हो फिंगरप्रिंट डिवाइस तो ज़रूर याद रखिए कि L1 डिवाइस आप खरीदिए। अगर आप आई स्कैनर लेना चाहते हो, ठीक है, ये जो आई स्कैनर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मंत्रा का, तो इसका अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन इस पर मतलब मैं ख़रीद तो लिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है वो आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये जो सनलाइट है, मतलब दिन के टाइम पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका अगर ब्राइटनेस आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है, तो उसके टाइम पे जो आईरिस स्कैनर है उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैं इधर एक जो कागज़ है इसके ऊपर से ढक दिया हूँ। इसकी वजह से आपका जो स्कैनर होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है दिन में। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कस्टमर लोग भी मतलब उसको अगर आप बोल रहे हो कि अच्छे से देखिए, वो अच्छे से नहीं देखता, इधर उधर देख लेता है, तो उसकी वजह से जो रेटिना स्कैन है वो अच्छे से नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है आई स्कैनर पे। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप फिंगरप्रिंट डिवाइस पे ही चला जाइए। जो अगर आप इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना सीख जाएंगे उसके बाद आप आई स्कैनर लीजिए। ठीक है, तो डिवाइसेस तो हो गया, इधर आप कोई भी डिवाइस ले सकते हो। लेकिन उसके बाद होते हैं ID। आप ID कहाँ से लोगे, AEPS ID। तो इधर बहुत सारा कंपनी अभी मार्केट पे है, मतलब बहुत सारा कंपनी है अभी मार्केट में। लेकिन जो रेपुटेड ब्रांड्स है लाइक स्पाइस मनी, RN5, फिनो पेमेंट बैंक, ये जो मतलब AEPS जो देते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और इस पर बहुत ही ज़्यादा एरर कम आता है। तो इसके लिए मैं मतलब यूज़ कर रहा हूँ स्पाइस मनी का। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ, और इस पर आपको काम करके भी दिखाऊंगा कि अभी कैसा पैसा विड्रॉल होता है। और मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग एकदम भी नहीं जानते AEPS संबंधित जो चीज़ें हैं और जो बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हम बातें करेंगे, पैसा विड्रॉल करके दिखाएंगे जो आपको शायद पता होगा। तो ये वीडियो आपके लिए उतना ज़्यादा खास नहीं रहने वाला है। तो आते हमारा जो पॉइंट है, तो AEPS ID आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पाइस मनी लोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, स्पाइस मनी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके साथ साथ देखिए इधर जो फ्री में इधर आप ID क्रिएट कर सकते हो, इधर दिखा रहा है
तो इधर आप फ्री में आईडी ले लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया APS आईडी। अभी देखते हैं पैसा विड्रॉल आपको कैसे करना है। तो इधर आपको दो उपाय है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल से भी पैसा विड्रॉल सब कुछ हो जाएगा। अगर आप PC में करना चाहते हो तो PC में बहुत ही एकदम स्मूथली होता है, ठीक है। तो इधर मैं कंप्यूटर पे ही जो पैसा विड्रॉल वगैरह है वो मैं करता हूँ। तो इधर आपको कंप्यूटर पे एक बार दिखा देता हूँ और उसके साथ साथ मैं साइड पे एक मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है वो भी चला दूंगा कि मोबाइल पे भी कैसा होता है, ठीक है। तो ये देखिए इधर हम पोर्टल पे आ गए हैं, जो स्पाइस मनी का ऑफिशियल पोर्टल है एजेंट के लिए, मतलब जो VLE होता है उसके लिए जो पोर्टल होता है, इधर हम आ गए हैं। तो इधर मैं हमारा ID पासवर्ड जो है इधर मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए इधर हमारा जो पोर्टल आएगा, तो स्पाइस मनी का जो भी जितना सारा काम होता है इस पोर्टल से होता है। तो इधर सब कुछ आ गया है, लेकिन मैं इधर आपको दिखाने जा रहा हूँ जो APS सिस्टम है। तो APS में इधर मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे इधर देखिए APS का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो इधर सर्विसेज है, हिस्ट्री है, मूव टू बैंक है, बहुत सारा चीज़ें हैं। इधर आपको सर्विसेज पे रहना होगा अगर आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हो या फिर बैलेंस चेक करना चाहते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हो, तो ये सब कुछ इधर आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली इधर जो हम करते हैं स्पाइस मनी पे विदड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी, ये सभी हम करते हैं। तो अगर आपको किसी जो व्यक्ति है उसका बैलेंस चेक करना है तो इधर आपको बैलेंस इंक्वायरी पे जाना है। उसके बाद आपको कौन सा बैंक है उसका वो आपको सिलेक्ट करना है। इधर मैं मान के चलता हूँ यूनियन बैंक है, ठीक है। तो यूनियन बैंक इधर मैं दे दिया। उसके बाद आपको वो जो कस्टमर है उसका आधार नंबर इधर आपको एंटर करना है। तो इधर मैं आधार नंबर कस्टमर का एंटर कर रहा हूँ। इधर देखिए मैं इधर आधार नंबर एंटर कर लिया। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। लेकिन हर बार कस्टमर को नया उसका मोबाइल नंबर लेना मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो इसके लिए हम हमारा जो मोबाइल नंबर है वही दे देते हैं। तो इधर मैं हमारा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो इधर हम हमारा मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद आपको ये शायद एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो इधर आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब जो ठीक है इसको आपको कर देना है। उसके बाद आपको जो इधर डिवाइस सिलेक्ट करना है। इधर आपको फर्स्ट टाइम ये जो पोर्टल है इसको ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम ही ये करना होता है। तो इधर मैं देखिए चेंज डिवाइस पे जाके इधर जो मेरा मॉर्फो डिवाइस है वो अभी L0 डिवाइस है। L0 डिवाइस अभी भी काम कर रहा है, शायद सितंबर तक काम करेगा। तो L0 डिवाइस में इधर आपको सिलेक्ट कर लिया मॉर्फो का ये जो मेरा डिवाइस है। उसके बाद सिर्फ स्कैन फिंगर पे इधर मैं स्कैन फिंगर कर रहा हूँ। इधर मेरा देखिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पे लाइट जल गया है। इधर मैं फिंगरप्रिंट दे दिया। उसके बाद देखिए जो हमारा बैलेंस इंक्वायरी है वो आ गया है, ठीक है। तो ऐसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो एक कस्टमर का। तो ये तो हो गया बैलेंस इंक्वायरी। अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, मतलब कितना पैसा क्रेडिट हुआ है, कितना पैसा डेबिट हुआ है अकाउंट से, तो वो अगर आपको निकालना है तो इधर आपको मिनी स्टेटमेंट पे जाना होगा। मिनी स्टेटमेंट में जाने के बाद आपको बैंक सिलेक्ट करना होगा। तो इधर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक मेरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना होगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद इधर मोबाइल नंबर देना होगा और उसके बाद स्कैन फिंगर पे जाके स्कैन फिंगर अगर करूँगा तो फिंगरप्रिंट डिवाइस पे लाइट आ जाएगा। उसके बाद इधर मैं फिंगर दूंगा तो इधर देखिए मेरा मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। देखिए इधर हमारा मिनी स्टेटमेंट आ गया है। तो ये मिनी स्टेटमेंट पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, ठीक है। इधर देखिए लास्ट पे दिखा रहा है 1000 रुपये प्लस हुआ है, लेकिन अकाउंट पे 0 बैलेंस है। हाँ, इसी पे प्रॉब्लम है। बहुत सारा बैंकों पे क्या दिखाता है, मिनी स्टेटमेंट का लास्ट एक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाता है। जो एकदम लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है वो नहीं दिखाता है, उसके बाद का ट्रांजैक्शन दिखाता है। तो इसके लिए मिनी स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं होता है सभी बैंक्स का। तो आपको अगर कस्टमर को मिनी स्टेटमेंट देना है भाई, इधर से मत दीजिए, क्योंकि इस पे ये लास्ट जो ट्रांजैक्शन होता है वो नहीं दिखाता है। तो ये जो मिनी स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है वो सभी बैंक्स में नहीं है, कुछ कुछ बैंक्स का प्रॉब्लम होता है। और सिर्फ ये स्पाइस मनी पे नहीं है, सभी APS सिस्टम पे ऐसा ही होता है। मैं CSC का भी यूज़ करता हूँ, पेटीएम का जब था पेटीएम का भी यूज़ करके देखा हूँ, सभी पे ये प्रॉब्लम है कि लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं दिखाता है। और सभी बैंक्स पे नहीं, कुछ कुछ बैंक्स पे होता है। मैं यूनियन बैंक पे देखा हूँ, यूनियन बैंक पे ऐसा होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक पे ऐसा होता है, और स्टेट बैंक पे तो मिनी स्टेटमेंट नहीं आता है। स्टेट बैंक पे सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ गिने चुने बैंक्स पे कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। वो APS ID में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंक्स के तरफ से है, ठीक है, ये प्रॉब्लम। तो मिनी स्टेटमेंट भी हो गया। अगर आपको किसी का पैसा विड्रॉल करना है तो इधर आपको विड्रॉल टैब पे आना है और उसके बाद आपको बैंक सिलेक्ट करना है। मतलब सब कुछ सेम टू सेम है। और ये जो विड्रॉल अमाउंट है इधर भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं। क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बैंक्स पे आपको 10,000 तक का लिमिट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब APS का जो नॉर्मल है विड्रॉल लिमिट एक दिन में 10,000 तक आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन
कुछ कुछ बैंक्स पे अभी चेंज हो गया है, 5000 तक का लिमिट कर दिया है। लाइक यूनियन बैंक पे भी आपको 5000 तक का देखने को मिलेगा लिमिट, और स्टेट बैंक पे भी आपको 5000 तक का लिमिट देखने को मिलेगा। और स्टेट बैंक पे तो भाई दिमाग खराब करके रखा है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सिर्फ 2000 तक का आप विड्रॉल कर सकते हो। 8 बजे के बाद आप 5000 तक का विड्रॉल कर सकते हो। क्या इस साल लिमिट है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और मतलब बहुत सारा बैंक पे आप 10,000 तक विड्रॉल कर सकते हो। तो अभी पॉइंट पे आता हूँ। तो विड्रॉल आप कैसे करोगे, तो इधर आपको अमाउंट देना होगा। अमाउंट में इधर 100 रुपये देता हूँ, उसके बाद स्कैन फिंगर पे देता हूँ। स्कैन फिंगर देने के बाद देखिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पे लाइट जलेगा और इधर मेरा पैसा विड्रॉल हो जाएगा। इधर देखिए हमारा 100 रुपये विड्रॉल हो गया है। तो इधर देखिए बैलेंस जो है, अकाउंट बैलेंस भी दिखा रहा है। तो ऐसे आप विड्रॉल कर सकते हो कस्टमर का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कस्टमर का पैसा विड्रॉल करने के बाद एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। रिकॉर्ड मतलब एक आपको नोटबुक लेना है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इधर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। और इसका जो एक फॉर्मेट है, शायद मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, इसका जो फॉर्मेट है ये आपको प्रिंट करके रखना है। और उसके ऊपर कस्टमर का नेम, सिग्नेचर मस्ट करा के रखना है। और कितना विड्रॉल करना है, कितना अवेलेबल बैलेंस है, वो आपको लिख के रखना है। नहीं तो भाई बहुत सारा फ्रॉड होता है। कस्टमर लोग आते हैं कि भाई मेरा तो बैलेंस था 10,000 रुपये, वो विड्रॉ करके गया है 5,000 रुपये, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आके बोलेगा कि मैं तो विड्रॉल नहीं किया था, सिर्फ बैलेंस चेक किया था, लेकिन आपने मेरा पैसा विड्रॉल कर लिया। ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है अभी इंडिया पे। अगर आपके गांव पे सब एकदम अपना लोग है, सबको आप जानते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार कभी भी ये टेस्ट कर सकता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है वो कभी भी ये चेक कर सकता है। और अगर कुछ फ्रॉड वगैरह होता है, अगर आपके पास ये रजिस्टर नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा। तो इसके लिए रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करके रखिए। और उसके बाद और एक उपाय है ये स्पाइस मनी से पैसा विड्रॉल करने का, मतलब बहुत सारा कंपनी पे भी है। तो स्पाइस मनी पे भी ये है कि मिनी एटीएम कार्ड से भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। ऐसे एक मशीन आता है छोटा, इसका नाम है मिनी मैजिक। इधर आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। कार्ड इंसर्ट करने के बाद इधर आपको ये मोबाइल से करना होता है। तो मोबाइल पे इधर बैलेंस चेक भी कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। इसका प्रोसेस देखिए आपकी इधर स्क्रीन पे आ रहा है। तो ऐसे आप इधर बैलेंस चेक भी कर सकते हो और पैसा भी विड्रॉल कर सकते हो। इधर एटीएम पिन देने के बाद ग्रीन जो बटन है इस पर क्लिक करने से आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। तो मिनी एटीएम का जो लिमिट है कुछ बैंक्स का है 10,000 करके 2 बार आप विड्रॉल कर सकते हो एक दिन में। मतलब एक दिन में आप 20,000 तक का पैसा विड्रॉल कर सकते हो अगर आपके पास मिनी एटीएम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है जब किसी को मतलब अर्जेंटली बहुत सारा पैसा उठाना होता है, 10,000 20,000, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। और कुछ कस्टमर का जो है वो फिंगरप्रिंट नहीं लेता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर आपके मार्केट पे कोई एटीएम वगैरह नहीं है तो ये आप ज़रूर लीजिए। और इसका प्राइस भी मतलब कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। और जब मैं लिया था तब इसका प्राइस चल रहा था 6,000 रुपीज़। बहुत सारा टाइम पे ये होता है 2,500 3,000 पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा ऑफर्स आता है। तो वो आप देख लेना, स्पाइस मनी आईडी लेने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो स्पाइस मनी कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ स्पाइस मनी के ही प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत सारा और भी कंपनी है, RNFI है, और उसके साथ साथ जो फिनो पेमेंट बैंक है, बहुत सारा कंपनीज है, वो भी आप देख सकते हो। सिर्फ मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेटलमेंट। ये जो पैसा अभी देखिए इधर मेरा 7,000 रुपये जो है वो जमा हुआ है मेरे वॉलेट पे, स्पाइस मनी के वॉलेट पे। लेकिन वो अगर आपको बैंक पे लेना होगा तो वो आप कैसे ले सकते हो, इधर आपको मूव टू बैंक जो ऑप्शन है वो इधर आपको जाना होगा। मोबाइल पे नीचे इधर देखिए सेटलमेंट करके लिखा हुआ है, इस पर आपको जाना होता है। उसके बाद आपको जो कितना पैसा है, आप कितना पैसा अकाउंट पे लेना चाहते हो वो आपको डालना होता है। तो इधर मैं 7,100 रुपीज़ में इधर अपने अकाउंट पे लेना चाहता हूँ, तो इधर मैं 7,100 रुपीज़ करके लेता हूँ। तो इधर जो IMPS और NEFT है, इधर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग्स का डिफरेंस है। अगर आप IMPS करते हो, IMPS में इंस्टेंट पैसा आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है। इधर सबमिट पे आप क्लिक करोगे, उधर आपका पैसा अकाउंट पे आ जाएगा। और NEFT में क्या होता है, सबमिट करने के बाद 30 मिनट लेता है आपके अकाउंट पे पैसा क्रेडिट होने में। तो ये एक डिफरेंस है। उसके साथ साथ चार्जेस का भी डिफरेंस है। NEFT अगर आप करोगे तो इधर कोई मतलब 25,000 के अंदर आप कोई भी कितना सारा भी पैसा आप कर रहे हो NEFT आपके अकाउंट में, तो इधर आपको 1.5 रुपीज़ चार्जेस होगा, मतलब चार्ज करिएगा इस स्पाइस मनी आपके अकाउंट पे क्रेडिट होने में।
तो अगर आप IMPS करोगे तो इधर आपको 5 रुपये लगता है पैसा सेटलमेंट होने में अपने अकाउंट में। तो ये जो पैसा है वॉलेट से बैंक पे जाने के लिए 5 रुपये आपका चार्ज लगेगा IMPS पे, ठीक है। तो NEFT इसके लिए ठीक ठाक है। जो अगर 4,000 5,000 रुपये अगर आप अकाउंट पे डाल रहे हो तो उसके लिए NEFT करना बेस्ट होता है। तो NEFT में कुछ ख़राब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले इस महीने का 8 तारीख को मेरे अकाउंट पे 11,000 रुपये था जो मैं अपने बैंक अकाउंट पे लेना चाहता था। तो NEFT में किया था, तब मेरे पास टाइम था कि वो पैसा को मुझे आध घंटा बाद अगर मेरे अकाउंट पे आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए मैं NEFT किया था, लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर्वर पे उस दिन NEFT का। भाई वो पैसा अटक गया, पेंडिंग पे चला गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और वो हुआ था भाई 3 दिन, मतलब 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके पैसा आपके वॉलेट पे ही घूम के आ जाएगा। लेकिन 3 वर्किंग डेज़, उसमें भाई रविवार था, उसके साथ साथ कुछ छुट्टी वगैरह था, उसके लिए भाई मेरा जो पैसा था वो 6 डेज़ तक अटका हुआ था। तो 11,000 रुपये अगर 6 डेज़ तक अटका हुआ है कहीं पे, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि इसी पे तो पैसा होता है, पैसा अंदर पैसा बाहर, क्रेडिट और डेबिट पे ही तो हमारा पैसा होता है। सिर्फ 11,000 में बहुत सारा नुकसान हो गया था। तो उसके अलावा कोई मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कि आपका जो पैसा है वो अटक जाएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप सेटलमेंट तो कर लोगे, लेकिन सेटलमेंट जो करोगे कौन से बैंक पे आपको करना होगा। तो बैंक का तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप कोई भी बैंक पे कर सकते हो। लेकिन करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है। तो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वो तो आपको शायद पता होगा। करेंट अकाउंट जो लिमिट होता है करेंट अकाउंट का, इनकम टैक्स का लिमिट आपको देख के चलना होगा। तो सेविंग्स अकाउंट का जो इनकम टैक्स का रूल है, 1 साल में आप 10 लाख रुपीज़ कैश में जमा कर सकते हो या फिर विड्रॉल कर सकते हो कैश में, ठीक है। 1 साल में 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ करके अगर मैं इधर देखूंगा तो 1 महीने का कितना मेरा हो रहा है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 मंथ, तो इधर मेरा हो रहा है 83,000 रुपीज़। तो 1 महीने का 83,000 रुपीज़ सिर्फ अगर मैं इसको पर डे करूँगा तो इधर सिर्फ 2,700 रुपये आप कैश विड्रॉल कर सकते हो या फिर कैश जमा कर सकते हो बैंक में। तो ये जो लिमिट है बहुत ही ज़्यादा कम है, ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कैश का डीलिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमेशा सेविंग्स अकाउंट पे आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, आपको एक करेंट अकाउंट क्रिएट करना है। और वही अकाउंट को आपको स्पाइस मनी पे और जो है फ़ोन पे, गूगल पे भी अगर आप यूज़ करो, सभी पे आपको वो करेंट अकाउंट आपको ज्वाइन करके रखना है। करेंट अकाउंट का जो लिमिट होता है वो 20 लाख होता है 1 साल में, और 20 लाख वो होता है फर्स्ट ईयर में। इसका जो लिमिट होता है वो बढ़ेगा कब, अगर आप एक ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स फाइल करते हो। हम सभी करते हैं, जो लोग साइबर कैफ़े खोलते हैं वो कुछ 1 साल के बाद वो ITR फाइल करते हैं। अपना ITR फाइल करने के बाद उसका जो लिमिट है वो ठीक ठाक रहता है। तो इसके लिए अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, डीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कैश में भी, तो आपको एक करेंट अकाउंट खोलना है और साल में आपको ITR फाइल ज़रूर करना है, ठीक है। ये 1 साल बाद आप शुरू कर सकते हो, मतलब ये जो ITR फाइल है दुकान चलाने का 1 साल बाद आप ITR फाइल कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग पे तो आपका उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 1 साल बाद आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा, तब आपको ITR फाइल ज़रूर करना होगा। तो ये तो हो गया AEPS रिलेटेड, इतना सारा चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। जो लोग अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं भाई, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। तो अभी देखते हैं और एक चीज़ जो है AEPS का चार्जेस आपको कैसे लेना है। चार्ज लेना तो मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कमीशन देता है, लेकिन उस कमीशन पे भाई आपका घर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए सभी लोग जो AEPS करता है वो कुछ पैसा तो लेते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के वो लोग नहीं लेते हैं, वो लोग बहुत पैसे वाला है। तो अगर आपको चार्जेस लेना है तो कितना ज़्यादा लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं अपना शॉप शुरू किया था, अगर आप नया शॉप शुरू करें तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो जो मैं यूज़ किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अभी जो मार्केट पे जो प्राइस चल रहा है 1,000 रुपये विड्रॉल करने के लिए 10 रुपया, ठीक है। तो 10 रुपया जो लोग पहले एक पुराना दुकान पे वो जा रहे हैं, अगर आप 10 रुपया करके लोगे तो वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोगों का हैबिट हो गया एक जगह पे जाने का, ठीक है। तो अगर आपको उस कस्टमर को आपके दुकान पे लाना होगा तो आपको पैसा कम करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो किया था, 1,000 रुपये पे 5 रुपया,
सिर्फ 5 रुपया करके ले रहा था। तो अगर किसी को 10,000 रुपये विड्रॉल करना है तो जो पुराना दुकान है उधर आपको 100 रुपये देना होता है, लेकिन आपके पास अगर उसको 50 रुपये पे मिल रहा है तो भाई वो आपके पास ही आएगा। तो ऐसे करके आप 5 रुपये करके पहले ले सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ है जो है बैलेंस चेक। बैलेंस चेक के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग आता है। तो बैलेंस चेक पे जब मैं किया था, फर्स्ट में दुकान किया था, तो बैलेंस चेक पूरा फ्री रखा था। तो फ्री जब रखा था सब लोग बोलता है कि भाई इसके पास बैलेंस चेक फ्री होता है, तो जाके देख लेता हूँ कि मेरा कितना पैसा होता है। तो कुछ लोग तो भाई 3 to 4 टाइम्स आता था एक महीने में बैलेंस चेक करने के लिए, क्योंकि भाई इधर फ्री है। और ये जो चीज़ है यही आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर एक कस्टमर आपके दुकान पे 3 to 4 टाइम्स आ रहे हैं सिर्फ एक काम के लिए और वो उसको फ्री में मिल रहा है, तो उसका एक हैबिट हो जाएगा। तो अगर उसको पैसा विड्रॉल भी करना है तो आपके पास ही वो आएगा। तो ऐसा करके मैं इधर 6 मंथ तक फ्री रखा था। उसके लिए बहुत ही बड़ा एक कस्टमर बेस हो गया था APS रिलेटेड मेरा। तो बहुत सारा लोग आ रहा था बैलेंस चेक करने के लिए, और उसमें से तो 10 में से 5 लोग तो पैसा विड्रॉल कर रहा था। तो यही तो एक बात है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना। तो ऐसे तो एक हैबिट हो गया। 6 मंथ तक जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा काम करने का तरीका है, वो सभी से वो लोग हैबिट हो गया है। तो वो अगर दूसरा जो बंदा है वो 10 रुपये करके ले रहा है, उसके पास लोग नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने क्या किया, बैलेंस चेक पे लगा दिया 5 रुपीज़। क्यों? क्योंकि लोगों का तब तक हैबिट हो गया था। मेरा जो कस्टमर है वो लोग मतलब एकदम आएगा ही आएगा यहाँ पे, तो वो मुझे पता चल गया था। इसलिए मैं इधर 6 महीने के बाद बैलेंस चेक को कर दिया 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ करने के लिए जो एक दिन में अगर मैं 10 लोगों का बैलेंस चेक कर रहा था फ्री में, और वो लोग 3 to 4 टाइम्स आ रहा था, वो लोग महीने अभी एक बार आ रहा है, और 5 रुपये मेरा इनकम भी हो रहा है, लेकिन वो कस्टमर भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा जो कस्टमर है वो सभी तो आ ही रहा है। उसके साथ साथ जो प्राइस है, अभी मैं शायद 2 ईयर तक 5 रुपये करके मैं APS लिया हूँ, लेकिन अभी जो 3 ईयर पे चल रहा है इधर मैं 8 रुपये करके ले रहा हूँ। 5 रुपये से मैं इधर 3 रुपये इंक्रीज़ किया हूँ, जो इधर 8 रुपये करके मेरा 1000 रुपये पे चार्ज है। तो इधर कस्टमर का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है कि भाई सिर्फ 3 ही रुपये बढ़ा है। लेकिन फ़र्क किनको पड़ा है, जो लोग 10,000 या फिर 7-8 हज़ार ऐसा विड्रॉल करता है, वो लोगों को थोड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि 50 रुपये से आपको 80 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कम है। जो लोग 10 रुपये करके ले रहे हैं उससे कम है। तो इधर आप बोल सकते हैं उन लोगों से कम आप ले रहे हो, ठीक है। तो अभी जो मेरा APS विड्रॉल का जो चार्ट है वो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। और उसके बाद है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र के लिए आप इधर पोर्टल के भी यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ जो फ़ोनपे गूगल पे है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस बहुत सारा है। पोर्टल पे यूज़ करने के लिए आपको कुछ चार्जेस देना होता है। कैसा चार्ज? 1% चार्ज आपका लगता है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र करोगे, मतलब मैं स्पाइस मनी से अगर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे, तो उसके लिए उस बंदे का बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड, सब कुछ मुझे लगेगा। उसके साथ साथ 10,000 रुपये पे 100 रुपीज़ चार्ज लग रहा है, मतलब 1%, 1,000 रुपये पे 10 रुपया, 10,000 रुपये पे 100 रुपये कट रहा है। उसके बाद मुझे आ रहा है 40 रुपया, 60 रुपीज़ भाई जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है मनी ट्रांसफ़र अगर आप पोर्टल से करोगे तो। अगर आप फ़ोनपे गूगल पे से करोगे तो इधर आपका फुल जो कमीशन है 10 रुपये करके आप फुल ले सकते हो। मतलब 10,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र करो तो 10,000 रुपये में जो 100 रुपये चार्ज है वो आप खुद पूरा ले सकते हो। लेकिन इधर भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि एक लिमिट तो भाई होता है, ठीक है, कि 10,000 रुपये करके आप 10 ट्रांजेक्शन कर दिए एक दिन में, तो 1 लाख का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो जाएगा। तो 1 लाख का ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे हर दिन, एक महीने में भाई 30 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है। आपको पता चल रहा है कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो ये जो अमाउंट है ये इनकम टैक्स में भाई वो लोग बैठा है, आपको चेक कर रहा है, आपका पैन नंबर सभी जगह पे है। तो आपके घर पे चिट्ठी आ जाएगा कि भाई इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आपका चिट्ठी आ सकता है, और चिट्ठी आने से पहले आपका 2% TDS कट जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। अगर आपका अकाउंट पे बैलेंस है मान के चलिए 1 लाख रुपये, 1 लाख का 2,000 रुपये इंस्टेंट कट जाएगा आपके अकाउंट से। बहुत सारा लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी है, मतलब जो एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप का, उस पर बहुत सारे लोगों का ऐसे 2% जो चार्जेस है वो कटा है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहे कि अगर आपको गूगल पे, फ़ोनपे से आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एक लिमिट पे रखिए कि पर डे मेरा 20,000, 25,000, 30,000 मनी ट्रांसफ़र हो रहा है,
तो आप कर सकते हो, वो आप नॉर्मली कर सकते हो। और एक चीज़ है, एक बैंक पे 10 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो यूपीआई का, ये भी एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। मतलब बैंक टू बैंक के मैटर करता है कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन। इधर थोड़ा पैसा जा रहा है लेकिन अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, अनलिमिटेड मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इधर अनलिमिटेड आप नहीं कर सकते। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो रहने वाला है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट तो भाई एक नॉर्मल सा चीज़ है, वो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेरे इधर वेस्ट बंगाल पे जो मैं WBSEDCL का इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, तो इधर जो इसका वेबसाइट है, इसके वेबसाइट पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके वहाँ पे कुछ स्टेट पे अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक अलग सा वेबसाइट होता है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई पोर्टल से करना है तो इधर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास CSC है तो CSC से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बहुत ही स्मूथली हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ थर्ड पार्टी वगैरह कंपनी से आप कर रहे हो तो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि बहुत सारा कंपनी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग हो जाता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कस्टमर का। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा ऑफिशियल हो सके उस वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से बिल पेमेंट कीजिए। अगर आपको गूगल पे, फ़ोनपे से पेमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो इधर आपको कुछ बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल पे, फ़ोनपे में जो पेमेंट होता है इंस्टेंट बिल पेमेंट नहीं होता है। अगर आपको फ़ोनपे में एक बिल पेमेंट आपने मान के चले किया है, आप सीधा जाके उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का जो वेबसाइट होता है ऑफिशियल, उस पर जाके अगर आप रिसिप्ट निकालोगे, उसका रिसिप्ट नहीं लिखेगा, उधर दिखाएगा कि पेंडिंग है बिल। वो लोग बहुत सारा टाइम, मतलब अगर आपका लास्ट डेट है 1 तारीख या 2 तारीख को ऐसा है, मतलब मैं कुछ ट्रांजेक्शन पे बोल रहा हूँ, सभी ट्रांजेक्शन पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं जो देखा हूँ कुछ ट्रांजेक्शन पे ऐसा होता है कि लास्ट डेट पे जाके पेमेंट हो रहा है, या फिर मैं बिल पेमेंट कर दिया हूँ लेकिन 1 घंटे बाद मेरा जो बिल पेमेंट है वो सक्सेस हो रहा है, उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो रिसिप्ट है वो निकल रहा है। तो ऐसा कुछ केसेस पे बहुत ही ज़्यादा मुझे देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं गूगल पे, फ़ोनपे को अवॉइड करता हूँ, मतलब जो UPI ट्रांजेक्शन है इसको मैं अवॉइड करता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, मेरे चैनल पर शायद इतना बड़ा वीडियो अभी भी नहीं आया है। तो ये बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में ज़रूर रखना है अगर आप एक नया साइबर कैफ़े खोल रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो, मतलब यूनिवर्सल फॉर्म फिलअप, आप कोई भी फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखोगे तो, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे CV मेकिंग, मतलब जो रिज्यूमी वगैरह है ये कैसे आप बना सकते हो, मतलब कैसे बनाते हो वो मैं नहीं दिखाऊंगा, कुछ टेम्पलेट्स वगैरह है और कैसे उसको एडिट करना है वो सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पार्ट 1 में बोला था कि अगर आप फ्रंट पेज वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हो अपने शॉप पे, तो फ्रंट पेज का बहुत सारा जो टेम्पलेट वगैरह है, बहुत ही अच्छा टेम्पलेट जो हम बना के ऑलरेडी रखे हैं, उसका जो टेम्पलेट है सिर्फ उस पर नाम चेंज करना होता है और जो कुछ चेंज करना होता है वो चेंज करके सिर्फ प्रिंट करना होता है। डिज़ाइन वगैरह सब कुछ रेडी हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक WhatsApp नंबर है, उस पर आपको कमेंट करना है, लिखना है कि इधर हमारा जो फ्रंट पेज है वो आपको चाहिए, तो इधर आपको प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।